नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसला का और आज मसले में बात करेंगे। कांग्रेस के द्वारा देश भर के अंदर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जाएगा और 4 सितंबर से कन्याकुमारी से यह यात्रा की शुरुआत की जाएगी। आपको बताएं, भारत जोड़ो, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाती हुई नजर आएगी, जहां पर हर एक मुद्दे को उठाती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ कांग्रेस के लेकर उदयवान इस अध्यक्ष पद में बैठक के अंदर शामिल होते हुए नजर आए और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों के भी कांग्रेस नेता इस बैठक में शिरकत हासिल करते हुए नजर आए। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने पर चर्चाएं की गई हैं और क्या कुछ इस बैठक में हुआ, इस खास रिपोर्ट से समझिए। 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की तैयारियों पर अहम बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होती हुई नजर आई थी। हरियाणा के 5 लोकसभा क्षेत्रों के नेता व कार्यकर्ता बैठक में शामिल होते हुए दिखाई दिए, तो वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयवान के नेतृत्व में बैठक हुई और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये साफ कहा कि दिल्ली में होने वाली हल्ला बोल रैली के लिए सभी की ड्यूटियां लगाई जाएंगी और रैली में हरियाणा की तरफ से जबरदस्त भागीदारी भी निभाई जाएगी। देखिए, 4 तारीख को जो दिल्ली में हल्ला बोल रैली है रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजन की जा रही है, वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज महंगाई है, बेरोजगारी है और आपका जो अग्निपथ जो फौज में भर्ती का चला है उसके खिलाफ जो हमारे वो रैली है हल्ला बोल, ताकि इस सरकार को पता लगे कि लोगों की भावना क्या है। तो ये पूरी जोर शोर से वहाँ इसके खिलाफ आवाज उठेगी। कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली के संदर्भ में देश भर के अंदर 22 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कहती नजर आई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें महारैली के अंदर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस ने एक पत्र के माध्यम से दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने की अपील की है और ये कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता त्रस्त हो चुकी है। कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस से लेकर अनाज, दालें, खाने के तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आटा, चावल, दही, पनीर जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से महंगाई और ज्यादा बढ़ती नजर आई है। गैस पर मिलने वाली सब्सिडी 2 साल से खत्म कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट को खत्म किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नारा था बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई का आज ये हाल हो चुका है। देश की जनता ये कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, पलट दो मोदी सरकार। बीते 8 साल के अंदर महंगाई में लगातार वृद्धि होती हुई नजर आई है, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए बैठे। कांग्रेस पार्टी ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महज 8 वर्ष के अंदर 23 करोड़ लोगों को गरीबी के अंदर झोंक दिया है। पालने से लेकर कब्र तक जीएसटी लगा रखी है। खाने पीने के सामानों पर भी जीएसटी देनी पड़ती है। 2013-14 का जब पूरे देश में एक नारा गूंजता था और घर घर उस नारे को पहुंचाया गया, नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2013-14 में हमने मोदी जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण देते सुना, बड़े सपने बुनते सुना और देश का युवा हो, गृहिणी हो, हर घर में मोदी जी की बात पहुंची और ऐसा लगा कि मोदी जी जिस तरह से सपने बेच रहे थे, इस देश की जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी, मोदी जी आएंगे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मोदी जी जो इतना चिल्ला चिल्ला के महंगाई के खिलाफ बोलते थे, पिछले 8 सालों से चुप्पी साधे बैठे हैं।
तो वहीं पर बैठक के बाद अग्निपथ योजना को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि युवा सेना में सरकारी नौकरी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर जाया करता था, लेकिन अब सेना के अंदर ठेकेदारी प्रथा को छोड़ दिया गया। युवाओं का भविष्य अग्निपथ योजना से अंधकार में होता हुआ नजर आ रहा है। आज बेरोजगारी का ये हाल है कि युवा इससे त्रस्त होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। देश के अंदर लगभग 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस हमेशा से महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ योजना के विरुद्ध में आमजन की आवाज बनती रहेगी। रोजगार का तो इतना बुरा हाल है कि पीएचडी होल्डर भी आज चपरासी या पियून की नौकरी करने के लिए बाध्य हो रहा है। एक आम व्यक्ति सरकारी नौकरी का सपना देखता है और सरकारी नौकरी में रेलवेज हुआ करता था, सेना हुआ करती थी और सेना में हमारा युवा इसलिए जाना चाहता था कि एक तरफ उसे सरकारी नौकरी मिलती थी, दूसरी तरफ वो अपनी देश की सेवा करना चाहता था। पर उस सरकारी नौकरी को भी ठेकेदारी में बदल दिया है। उस सेवा को भी अग्निपथ के नाम पर 4 साल की ठेकेदारी में इस सरकार ने बदल दिया है, जिसके बाद न तो उस युवा का कोई भविष्य है, न उस युवा को कोई पेंशन मिलेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है। 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन के बाद 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलती नजर आएगी। दिल्ली चलो रैली का आयोजन किया जा रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इस लड़ाई का हिस्सा बने। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में देशव्यापी आंदोलन के तहत कितने लोगों को जोड़ती हुई नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो विरोध प्रदर्शन से क्या कुछ हल निकलता हुआ नजर आएगा? महंगाई के ऊपर जो सियासी घमासान चल रहा है उसको लेकर जनता को क्या कुछ मिलता हुआ नजर आएगा? इसी को लेकर चर्चा की जाएगी और चर्चा में मनीषा सांगवान कांग्रेस की प्रवक्ता और भूपेंद्र गहलावत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और ओकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, आप तमाम लोगों का स्वागत है हर खबर के ऊपर। और मेरा पहला सवाल, मनीषा सांगवान प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपसे रहेगा। विरोध प्रदर्शन घमासान से जनता को क्या कुछ राहत मिलेगा? देखिए, हमेशा से ही कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज उठाई है। आज आप इस तरह से देखिए हमारे देश के क्या हालात हैं। अगर आपने इस साल का बजट देखा होगा, इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट मतलब जो घाटा है 15 लाख करोड़ का है। 15 लाख करोड़, ठीक है। ऐसे समय में अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि हमारी सरकार अडानी जी को, जो कि पूरे देश के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया करवाई और इसका खर्चा आम आदमी उठाएगा, इसका खर्चा सरकार उठाएगी और ये खर्चा होगा हर महीने का 15 लाख रुपए, हर महीने का। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक साल में कितने करोड़ों का खर्चा होगा ये। तो एक तरफ तो हमारी सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, एक तरफ हमारी सरकार सरकारी कंपनियों को बंद कर रही है। आज आदमी में भी ठेका प्रथा ले आई है सरकार, क्योंकि सरकार कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ पूंजीपतियों पर इस तरह से पैसा बहाया जा रहा है। तो ये कैसी सरकार है? ये केवल सूट बूट की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की सरकार है। ये देश के 0.1% लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन मनीषा जी, एक बड़ा और अहम सवाल यहाँ पर यह है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं आपको ईडी के छापे पड़ने के बाद ही याद आते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, ईडी के छापे केवल विपक्ष के लोगों पर ही क्यों पड़ते हैं? हाँ, और ये तो उस टाइम जब आप गवर्नमेंट में थी तो वो विपक्ष में थे, वो भी यही कहते थे। सीबीआई, ईडी, एनआईए तमाम एजेंसियों को लेकर हमेशा से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। नहीं, आप ये बताइए महाराष्ट्र में शिवसेना में जितने भी मंत्री थे जिन पर ईडी के केस चल रहे थे, जब उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया वो सारे केस गायब हो गए। हाँ। इसी प्रकार बंगाल में हुआ, इसी प्रकार तेलंगाना में हो रहा है। तो जिस प्रकार से ये सरकार ब्लैकमेलिंग कर रही है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये तो अभूतपूर्व है और पूरे देश भर से आवाज उठ रही है। तो इसी से माना जाए मनीषा जी, इसी से बचने के लिए आपने महंगाई का मुद्दा उठा लिया, बेरोजगारी का मुद्दा उठा लिया, अग्निपथ योजना का मुद्दा उठा लिया, ताकि ईडी के छापे सरकारी एजेंसियों से बचा जा सके और इन तमाम मुद्दों में उलझाया जा सके।
एक सेकेंड, ईडी के छापे तो अभी 2 महीने पहले पड़े हैं। राहुल गांधी जी तो पिछले 8 साल से आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं। केवल राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये जो सूट बूट की सरकार बनती जा रही है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाँ, चलिए भूपेंद्र गहलावत जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र जी, जवाब दीजिए। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाती हुई नजर आ रही है कि जो रसोई गैस सिलेंडर था वो 1000 का हो गया। पहले जो सब्सिडी आप उसमें 200 रुपए दे रहे थे, अब वो 18 रुपए रह गई है। जवाब दें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये हल्ला बोल जो रैली कर रही है, इनको किसके खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए? इन्होंने राहुल गांधी जी का जिक्र किया। जो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके नेतृत्व में इन्होंने हल्ला बोला, महंगाई का बोला, दूसरा बोला, तो कहां आके खड़ी हो गई? आज इनके पास लोकसभा में अपोजिशन का लीडर भी नहीं है और सबसे बुरी हालात में कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे हालात में, बुरे दिन में पहुंच गई। हल्ला बोलना चाहिए उस नेतृत्व के खिलाफ जिसने कांग्रेस की ये दशा करने का काम किया है। इतने सीनियर लोग ये कहते हैं कि हमारी सारी पार्टी एक है। कितने सीनियर लोग इनके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद जैसा सीनियर आदमी, उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि यहां नेतृत्व है ही नहीं। जो राहुल गांधी तो नाम का है, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उसके सारे काम में फैसले करते हैं और वो किसी को मिलने का समय नहीं देते। कोई मिलने जाता है तो वो अपने कुत्तों को बिस्किट खिलाने लग जाते हैं। भाई ऐसे नेतृत्व के खिलाफ हल्ला बोलो, ऐसे नेतृत्व के खिलाफ हल्ला बोलो ताकि कांग्रेस पार्टी कोई एक रह जाए। ये सिर्फ ये ड्रामा कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बच जाए और लोग ये छोड़ के जा रहे, ये ना जाए। मैं हरियाणा की बात करता हूं। आज ही मैं करनाल में किरण चौधरी जी का प्रोग्राम था। मैं उनका भाषण देख रहा था। उन्होंने कहा कि 4-5 हजार लोग हैं हरियाणा। उनका इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था और वो कहीं भी किसी कोने पे विपक्ष आपका द्वार करे और करे, वो 4-5 लोग को 4-5 हजार लोगों को ढोके और वो उसी कोने में ले जाने का काम करते हैं। और मैं उससे अलग अपनी वो खाट पर चौपाल, क्या नाम उन्होंने दिया, उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं से मिलूंगी और पार्टी का जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसको बचाने का काम करूंगी। दूसरी मैं आपको हरियाणा की भी बात बता दूं। उदय भान जी पार्टी के प्रधान हैं। जितने प्रोग्राम, जितनी बातें आती हैं, या तो हुड्डा साहब ने प्रेजाइड की या दीपेंद्र ने की, उसका नाम ही नहीं आ रहा। तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को हल्ला बोलना चाहिए अपने नेतृत्व के खिलाफ ताकि वो लोगों की बात करे और किसी भी तरीके से वो विपक्ष में बनी रहे। नहीं तो ये हाल हो जाएगा कि कांग्रेस का नामो निशान ही मिट जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी का मैं आपको कभी फिर इतिहास बताऊंगा। ये तो नए लोग हैं, इनको नहीं पता कौन सी कांग्रेस पार्टी की ये बात कर रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी तो खूनी पंजे वाली पार्टी है। वो जो महात्मा गांधी की पार्टी थी, लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी थी, वो पार्टी नहीं है। ये तो जिसने इमरजेंसी लगाई थी, जिस खूनी पंजे ने हमारी डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम किया था, ये कांग्रेस आई है। ये चमचों की पार्टी है। वो देवकांत बड़ुआ थे, वो कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इन्होंने पार्टी से और देश से ऊपर भी एक आदमी को, एक व्यक्ति को रखने का काम किया। ये ऐसे चाटुकारों की पार्टी है और इस पार्टी में कुछ बचने वाला नहीं है। अभी 3-4 लोग और लाइन में हैं। और मैं तो ये भी कहूं कि 4 तारीख तक भगवान ना करे भूपेंद्र हुड्डा भी, क्योंकि ये तो 23 ग्रुप के नेता थे, 23 ग्रुप के लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये 4 तारीख तक पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे को तो इस बात पर भी संकोच है। हाँ, लेकिन एक भूपेंद्र जी, महत्वपूर्ण बात लगातार ये बनी हुई है, ये जो आम जनता को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर को लेकर, वो तो वास्तव में महंगाई बढ़ रही है ना, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है। देखिए, ऐसा है, जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट में सभी चीजों के रेट में इजाफा हुआ है। उसके बावजूद हमारे देश में
महंगाई जो बढ़ी है उसकी रफ्तार कम है। हमारे जो पड़ोस के देश हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, वहां देखिए पेट्रोल डीजल के क्या रेट हैं। आज अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, दूसरे लोगों की अर्थव्यवस्था के मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। और हमें किसी किस्म का संकोच नहीं करना चाहिए। ये महंगाई भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और भी कम होगी, ये हम आपको चलिए ओंकार जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा में उनको शामिल करें। मनीषा जी आ रहा हूं, बस ओंकार जी से छोटा सा, हाँ चलिए मनीषा जी, ओंकार जी आपके पास आऊंगा, संक्षेप में करिएगा मनीषा जी। हमारी जो सरकारी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो नेपाल को पेट्रोल डीजल सप्लाई करती है। हमारी सरकारी कंपनी भारत देश की, वो नेपाल में पेट्रोल बेच रही है 75 रुपए पर लीटर और अपने देश में 100 से ऊपर पेट्रोल बेच रही है। आज महंगाई, अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएं तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो उसमें तो मनीषा जी राज्य सरकारों का भी योगदान है ना। आप अपनी सरकार से कहिए जीएसटी हटा ले वहां पर। हाँ ओंकार जी के पास में आ रहा हूँ। आईओसी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। चलिए मनीषा जी, हाँ पड़ोसी देशों में आईओसी पड़ोसी देशों में सस्ते दामों पे पेट्रोल बेच रही है और अपने ही देश में महंगे दामों पे। चलिए मनीषा जी मैं आपके पास आऊंगा। ओंकार, हाँ प्रवक्ता है, इसका जवाब दें। चलिए वो जवाब देंगे। ओंकार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ओंकार जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी वार पलटवार करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन एक अहम मुद्दा है महंगाई का मुद्दा। उसको लेकर जनता सवाल जानना चाहती है कि जो पेट्रोल डीजल जो है हमें सस्ता मिलना चाहिए वो महंगा क्यों हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, वो महंगा होता हुआ नजर क्यों आया है। कैसे देखते हैं ओंकार साहब? शाहनवाज जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल को कि आपने आज वो मुद्दा उठाया महंगाई और बेरोजगारी का, जिससे देश और प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का, कांग्रेस का, इनेलो का, जेडीयू का, त्रस्त है इससे। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूं अपने साथी प्रवक्ताओं से, एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर ही रहे, क्योंकि जनता सुनना चाहती है कि महंगाई क्यों है और बेरोजगारी क्यों है। आप आ जाते हो, कांग्रेस ने ये किया, वो आ जाते हैं बीजेपी ने किया। वो कहते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष आता, वो कहते आता। अरे भाई, जिसका अध्यक्ष जैसा मर्जी हो, तुमने क्या लेना उससे। आप ये देखो कि आप महंगाई कहां तक ले गए। पेट्रोल की बात करते हो, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आओ। पेट्रोल से मैं मानता हूं सारी चीजें इफेक्टेड होती हैं, प्रत्येक वस्तु, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डीजल और पेट्रोल से चलती है, प्रत्येक वस्तु इससे इफेक्टेड होती है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि महंगाई का लेवल आज कहां चला गया। मेरे भाई कहते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी। अरे भाई, वो तो युद्ध अब हुआ, वो तो कितने महीने हो गए, 6 महीने 7 महीने। उससे पहले क्या हुआ आपको, तब क्यों बढ़ी थी। आप अपने गले की बला उतार के दूसरे के गले में नहीं डाल सकते। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि रुपया गिरता है तो सरकार गिरती है, प्रधानमंत्री गिरता है। कहां है आज वो प्रधानमंत्री? क्या कहते हैं वो? डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कितनी होगी? जब रुपया 68 रुपए पहुंचा तब इन्होंने क्या बयान दिया था। आज क्या बयान दे रहे हैं? 80 रुपए के ऊपर चला गया रुपया। कुछ नहीं पता लगा आपको। आपको सिर्फ बहानेबाजी आती है। और गैस का सिलेंडर जो उस समय 370 रुपए का था, आज 1073 रुपए का हो गया। और आप राष्ट्रवाद का गाना गा रहे हो। या जनता को जो तुम झूठ के लालच दे रहे हो ना, ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली। लेकिन ओंकार जी एक महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर समझने वाली होगी ना। महंगाई है, ये हकीकत है, लेकिन यूक्रेन रूस का युद्ध हो या कोविड के काल हो, उसको अगर देखा जाए तो अमेरिका ब्रिटेन जैसे जो मुल्क है वो मंदी की तरफ धकेलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन भारत तो अभी भी उससे बचा हुआ है ना। यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थशास्त्री जो कहते हैं जो टॉप इकोनॉमी है, उनमें बेहतर अवस्था में इस वक्त भी मौजूद है ना ओंकार जी। शाहनवाज जी, कैसे कह रहे हो आप भी? कैसे कह रहे हो बेहतर अवस्था में इकोनॉमी है? एक अर्थशास्त्री के कहने से बेहतर अवस्था होगी? जरा जाके गरीब बस्तियों में जाके देख लो, गली मोहल्लों में जाके देख लो। परचेजिंग पावर खत्म हो गया व्यक्ति की। कोरोना काल में अगर सरकार के पास काम नहीं था तो आम आदमी के पास काम था। बिजली का बिल, पानी का बिल, दुकान का किराया, वर्करों की तनख्वाह, ये सब कोरोना काल में भुगता है हमने। क्या सरकार ने 1 रुपए की रियायत दी? 20 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने पैकेज दिया था। 20 लाख करोड़। मेरे भाई बता दो कितनी जीर में है 20 लाख करोड़ में? आपकी सारी बातें मान जाऊंगा। आपको नहीं पता 20 लाख करोड़ में जीर में कितनी है। और उस 20 लाख करोड़ को समझाने के लिए एक बार प्रधानमंत्री आए टीवी पे और 5 बार निर्मला सीतारमण आई
लेकिन समझा नहीं पाई। और वो 20 लाख करोड़ गया कहां, ये तो बता दो। मैं आज बताना चाहता हूं, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर सिर्फ रहेंगे। बेरोजगारी की बात सुन लो। प्रधानमंत्री जी कहते थे हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 10 करोड़ नौकरियां खा गए। कहां खा गए? और मुख्यमंत्री जी हरियाणा के जो ये कहते हैं सीएमआई के आंकड़े के अनुसार हरियाणा दूसरी बार बेरोजगारी में नंबर 1 आया। 34.1% आंकड़े हैं बेरोजगारी के। चलिए मुख्यमंत्री ने बोला था, उन्होंने बोला था हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सॉरी, चलिए कोई नहीं ओंकार जी, आपको हाँ जी आपके पास मैं आऊंगा। बोला था ये आंकड़े गलत है। अच्छा, बात पूरी करें। कार्रवाई करेंगे। हाँ, बात पूरी करें। क्या कार्रवाई करी इन्होंने? सॉरी प्लीज। चलिए ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा, तब तक आप पानी जो है वो पी लीजिए। मनीषा जी, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर ये समझने वाली होगी, महंगाई को लेकर आप धरातल पर जा रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन करते हुए आप नजर आ रहे हैं। 4 सितंबर से कन्याकुमारी से ये आंदोलन जो है आप शुरू करते हुए नजर आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस अपना घर बचाती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों को क्या मैसेज देते हुए नजर आएंगे आप कि हम तुम्हारे हक की आवाज बनते हुए नजर आएंगे, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे? आपके प्रदेश अध्यक्ष चले जाते हैं, आपके सीनियर जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, कार्यकर्ता आपके धरातल पर जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मनीषा जी देखिए, एक सेकेंड, क्या बीजेपी से लीडर नहीं चले जाते? यशवंत सिन्हा जी कौन सी पार्टी से थे? आज अडवाणी जी की क्या हालत है? किस तरह से उनको बेइज्जती करके साइडलाइन किया गया? तो ये अपने घर में झांक के देखें। और आज हमारे देश में ऐसी हालत हो गई है कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार है, 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ रही है उनको अपने एमएलएस पर। जिस तरह की खरीद फरोख्त ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह का ब्लैकमेलिंग, दबाव डाल रहे हैं सरकारें गिराने के लिए, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। हमारे संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं आज। पर आज मुद्दा महंगाई पर है और बेरोजगारी पर है, तो मैं इस पर बात करूंगी, क्योंकि हमें अहम मुद्दा आज ये है कि हमारे देश में 8% बेरोजगारी पहले कभी नहीं थी। ये बार बार कांग्रेस को कोसते हैं, ये बार बार यूपीए राज को कोसते हैं। यूपीए राज में मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता को याद दिलवा दूं, कभी भी 5% से ऊपर बेरोजगारी नहीं गई। आज हमारे देश आ रहा हूं भूपेन्द्र जी, आपके पास आ रहा हूं। हाँ, मनीषा जी बात पूरी करें। आज हमारे देश में 8.5% बेरोजगारी है, 8.5%। और हमने ठेका प्रथा जिस तरह से इन्होंने फैला दी है सभी सरकारी महकमों में, और शर्म की बात है आर्मी में भी इन्होंने ठेका प्रथा शुरू कर दी है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगी, मैं इनसे हमारे भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, सरपंच 5 साल के लिए चुने जाते हैं, शहर का चेयरमैन 5 साल के लिए चुना जाता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब 5-5 सालों के लिए चुने जाते हैं, तो अग्निवीर केवल 4 साल के लिए क्यों? मैं इनसे पूछना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी 70 साल से पार जा चुके हैं, पर वो फिर भी 5 साल के लिए अगली बार मांगेंगे कि मुझे 5 साल और दे दो एज बतौर प्रधानमंत्री। पर हमारे 18 साल के युवकों को वो 5 साल की नौकरी नहीं दे सकते। तो मैं चाहती हूं कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता इसका जवाब दें। चलिए भूपेन्द्र जी जवाब दीजिए। और साथ ही साथ मेरा भी एक सवाल है, जो एनपीए है, जो नॉन प्रॉफिट एसिड है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके देश का एनपीए लगातार बढ़ रहा है तो आपकी इकोनॉमी जो है वो खोखली होती हुई नजर आ सकती है। भूपेन्द्र जी देखिए, पहले तो मेरी आवाज मुझे रिटर्न हो रही है। हाँ, मैं सही करवाता हूं इसको। सही जी, बात पूरी करें। पहले तो नहीं, वो आवाज ठीक नहीं हो रही। हाँ, भूपेन्द्र जी की आवाज तो, हाँ अब ठीक हुई भूपेन्द्र जी आपकी आवाज? अब हो नहीं हुई। हाँ, देखिए, पहले तो मैं जो मनीषा जी ने सवाल किया उसका जवाब देता हूं। अग्निपथ योजना पे इन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन किए। हाँ, क्योंकि इनके पास कोई बेस तो है नहीं। कई किसान इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं, कई नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। और उन प्रदर्शनों का नतीजा क्या रहा? लाखों लोग भर्ती होने के लिए हमारे पास आए, और वो 4 साल के लिए नहीं है। ये प्लीज आवाज ठीक कराओ। आवाज मैं पीसीआर से कह रहा हूं कि आवाज ठीक हो, आपकी आवाज जो है वो दुरुस्त करवा दी जाएगी। भूपेन्द्र जी अब चेक करिए आपकी आवाज कैसी आ रही है।
तो हम वो चार्ज वो फिर से होगी, दोबारा शुरू होगी, दोबारा रिटर्न होने से होगी। चलिए भूपेन जी, आप पूरी कर लूं जी। ओंकार जी आपके पास आ रहा हूं। भूपेन जी लास्ट बार ट्राई करिए, अगर आप बेहतर हुई हो। देखिए नहीं, वो रिटर्न ही हो रही है आवाज। चलिए भूपेन जी, मैं आपकी आवाज अब तक सही करवा रहा हूं। ओंकार जी, मेरा सवाल वही था भूपेन जी से, मैं दोबारा वही सवाल लेता। एनपीए बढ़ना इस देश के लिए या किसी भी देश के लिए एक बड़ी हानि के तौर पर देखा जाता है। अगर वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इकोनॉमी कहां से बढ़ती हुई नजर आएगी? शाहनवाज जी, आप मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता से एनपीए की बात कर रहे हैं, इनसे ये तो पूछ लिया एनपीए का मतलब क्या होता है। इनको कुछ नहीं मालूम एनपीए का मतलब क्या होता है। अरे भाई, एनपीए बढ़ क्यों रहा है, पहले तो इस पॉइंट पे जाइए। आपने उद्योग धंधों को लगातार कोरोना काल में जो अपने कारीगरों की तनख्वाह भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं, टैक्सेज भी दे रहे हैं, आपने क्या कोई राहत दी, क्या कोई छूट दी व्यापारियों को? अब व्यापारियों के ऊपर बर्डन तो लगातार बढ़ रहा है, ब्याज भी देना उन्होंने बैंक का और काम धंधा भी चलाना है। तो एनपीए नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्या सिर्फ जो उद्योग एनपीए हो गए उनको बंद करना एक समस्या रह जाएगी? नहीं, हमारी जो समस्या है एनपीए को कम करने की है, ताकि हमारी आर्थिक प्रगति बढ़े। और एनपीए कम कैसे होंगे, ये मेरे भाई जवाब दें, मैं बताता हूं एनपीए कैसे कम होंगे। आप जो उद्योग एनपीए के दायरे में आ गए उनको इंटरेस्ट की छूट दीजिए। अगर वो एनपीए हो गए, उनको कोई एक्स्ट्रा मनी, पहले एक स्कीम आई थी कांग्रेस के टाइम में, मैं भी कांग्रेस के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि 2014 से पहले अगर कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते तो बीजेपी का शक्ल भी ना देखनी पड़ती हमारे को। आज अगर जनता चुंगल में फंसी है बीजेपी के, तो कांग्रेस की वजह से फंसी है। उस टाइम एक स्कीम आई थी, जो उद्योग धंधे एनपीए हो गए थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज एनपीए हो गई थी, उनको एक्स्ट्रा कैपिटल 20%, 30% देने की बैंकों की स्कीम थी, ताकि वो दोबारा अपने आप को रिवाइव कर सके, अपने आप को जिंदा कर सके। तो मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, 8 साल हो गए आपकी सरकार को, क्या आपने एक भी कोशिश ऐसी करी कि जो उद्योग एनपीए हो रहे हैं उनकी संपत्तियां नीलाम करने के बजाय आप 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों के लोन माफ कर चुके हो, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो हमारे जैसे माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं, उस इंडस्ट्री को आपने कोई स्कीम दी? मैं अम्बाला में रहने वाला हूं, हमारे साथ में हिमाचल बद्दी है, यहां से सैकड़ों उद्योगपति बद्दी पलायन कर गए, हिमाचल चले गए। क्यों? क्योंकि हिमाचल वालों ने 10 साल की इनकम टैक्स माफ करने की योजना। भूपेन जी, हाँ ओंकार जी, इसका जवाब जो है वो भूपेन जी बेहतर ढंग से दे सकते हैं। भूपेन जी चलिए, ओंकार जी संचय में हिमाचल में हमारे को सब्सिडी मिली, लोन की सब्सिडी मिली, बिजली 1.5 रुपए यूनिट मिली, जमीन में सब्सिडी मिली, मशीनरी में सब्सिडी मिली, और 10 साल का इनकम टैक्स माफ हुआ, 10 साल का जीएसटी माफ हुआ। क्या ऐसी इन्होंने कोई योजना बनाई? नहीं, ये तो अपनी थैलियां भरने में लगे हुए हैं। चलिए भूपेन जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर ओंकार जी भी कह रहे हैं कि जो एनपीए जो बढ़ रहा है उसको लेकर स्थितियां जो है बिगड़ती हुई नजर आती हैं, और ये वास्तविकता है, हर देश की ये वास्तविकता है। अगर लगातार एनपीए बढ़ेगा, उद्योग घाटे में जाते हुए नजर आएंगे, तो उसका सीधा असर जो है वो देश की जनता पे पड़ेगा। भूपेन जी देखिए, एनपीए जब बढ़ता है तो वो माफ तो होता नहीं। जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि वो माफ कर लिए, वो एनपीए जो चला गया वो रिफंड नहीं हो रहा पैसा। बात क्लियर कर रहा हूँ शाहनवाज जी, एक बात क्लियर करता हूँ जी। मैंने ये नहीं बोला एनपीए माफ होता है, मैंने बोला कि बड़े उद्योगों के इन्होंने 5.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। चलिए क्लियर हो गई बात। भूपेन जी बात पूरी करें। एनपीए कोई राइट ऑफ तो होता नहीं है, वो तो एक बैंक का पैसा किसी फर्म की तरफ हमारा पेंडिंग है, वो फर्म नहीं दे पा रही। आज जब कोविड का समय आ गया था तो ये दिक्कत हो गई थी। अब जब स्थिति सामान्य होने जा रही है तो एनपीए भी कम होगा। ये नहीं कि एनपीए नहीं कम होगा। और मैं अपने इनेलो के भाई को बताना चाहता हूँ, ये ज्यादा आज तैयारी में आए होंगे, मैं बैंक का चेयरमैन भी रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे इन बातों का नहीं पता, लेकिन इन बातों की बारीकी में जाएंगे तो ये हल्ला बोल तो छूट जाएगा ना, फिर ये हल्ला बोल रह जाएगा। जो इन्होंने थोड़ी सी देर पहले बेरोजगारी के बारे में भी सवाल किया था, हमारे साथी ओंकार जी ने भी और हमारी बहन मनीषा जी ने, मैं उनका भी जवाब दे देता हूँ। आज बेरोजगारी हमारे यहाँ क्यों बढ़ रही है? जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने जो भर्ती करी थी 11 लिस्टें
जो खर्ची पर्ची लेके भर्ती करी थी, 11 लिस्टें तो कैंसिल हो चुकी हैं और 12वीं लिस्ट लाइन में है। जो 20 इंस्पेक्टर इन्होंने भर्ती किए थे, उसको संदिग्ध मान लिया है माननीय उच्च न्यायालय ने, और 3 आदमियों की कमेटी बना दी है, अब वो भी निकलेंगे। और जो कांग्रेस के समय के लोग लगे हुए थे, जिनको खर्ची पर्ची की आदत थी, वो कुछ तो पेपर लीक कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, उनको ठा के हम ठोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र साहब, अंदर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 10 लाख पद अभी भी सरकारी जो भर्तियां उसमें खाली पड़े हुए हैं, उसमें अगर वो भर्ती आप भर दे तो बेरोजगारी का एक बड़ा आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं आपको उस बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। और जो इन्होंने ये पेपर लीक का ये दूसरे मामले हुए, उस पर हम अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। एक तो हमारी सरकार 1 महीना और लेट हो सकता है, पूरी पारदर्शिता से भर्ती करेगी और हमारे भर्ती करे हुए लोग हटेंगे नहीं, वो पूरे मेरिट पे भर्ती होगी और खर्ची पर्ची का सिस्टम खत्म हो गया है। और उसके लिए अभी हमने शुरू भी कर दिया, 23,000 पदों की हमने सीटी के लिए निकाल दी हैं और वो भर्ती करेंगे और बोर्ड और कारपोरेशन में हम लोग भर्ती करेंगे, टीचर भर्ती करेंगे और कम से कम भी 50-60 हजार लोग इसी साल हमारी सरकार भर्ती करने का काम करेगी। और ये अग्निपथ योजना में भी लोग भर्ती हो रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि 4 साल का, ये कहेंगे कि इन्होंने जी हाँ, हमने 4 साल के लिए नहीं लगाए। वो उसमें से जो 25% लोग बहुत ही काबिल होंगे वो पूरे टाइम पे नौकरी करेंगे और जो लोग नीचे स्तर पे रह जाएंगे, ऊपर लेवल पे नहीं होंगे, उनको हरियाणा सरकार गारंटी दे रही है कि उनको हम नौकरी देंगे, चाहे पुलिस में दे, चाहे सीआरपीएफ में दे, चाहे दूसरे उसमें दे, सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी। 4 साल के बाद कोई भी उनमें से बेरोजगार नहीं होगा। वो एक ट्रेंड जो है वो युवा पैदा हो जाएंगे, उनमें डिसिप्लिन भी होगा और सब चीजें होंगी, उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भूपेंद्र जी एक छोटा सा सवाल मैं इसी में ऐड कर देता हूं कि अगर वो जो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी किसी भी राज्य में की जाए, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे होती हुई नजर आएगी, वो चुनौती आम बच्चे के लिए, आम लड़के के लिए बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आएगी। अगर वहां के 75% लोग आकर अगर ज्वाइनिंग करते हैं, जो यहां का जो बच्चा होगा, जो लड़का होगा, उसके लिए एक जो कंपटीशन है वो काफी टफ होता हुआ नजर आएगा। देखिए, यहाँ पे तो लोग 4-4 साल प्रैक्टिस करते हैं, रेस लगाते हैं। वो जो प्रैक्टिस है जो वो हम ट्रेन करेंगे, वो सरकार खर्चा देगी और उनको पैसे भी देगी। और जब 4 साल के बाद वो तैयार होके आएंगे तो उनको काम चलाने के लिए भी पैसा देगी। वो सारा खर्चा सरकार करेगी, उनको छुट्टियां भी मिलेंगी, सब तरह की मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी। 4 साल तो यहाँ लोग 18 साल की, 19 साल की उम्र से 23-24 साल तक, 4 साल तक तो यहाँ खेतों में भाग के, रोडों में भाग के प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ नौकरी मिल रही है। और उनको, उन लोगों ने, नौजवानों ने अग्निवीर बनने के उनमें उत्साह है। लाखों लोग जाके भर्ती होने के लाइन में खड़े हुए हैं। इनको तो शोर करने की जरूरत है, इनके पास मुद्दा कोई है नहीं। कभी हल्ला बोल हो गया, अरे हल्ला बोल हो गया तो राहुल के खिलाफ बोलो, हल्ला सोनिया के खिलाफ बोलो, हल्ला तुम्हारी पार्टी बच जाए, लोगों के लिए लड़ो। तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। इनकी जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की नाव में एक नहीं 20 छेद हो गए। लोग उतर के भाग रहे हैं, उनको अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा और ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई। चलिए मनीषा जी, ओंकार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीषा जी के पास मुझे जाना होगा। मनीषा जी, अगर बात की जाए महंगाई को लेकर या करप्शन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, राजीव गांधी का साफ तौर पर कहना था 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 5 पैसे जो है वो जनता तक पहुंचते हुए नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी या कहें सरकार जो है उसको लेकर एक पूरा मैसेज कन्वे करती है कि आज 1 रुपया अगर गवर्नमेंट भेजती है तो वो 1 रुपया जो है इंसान के खाते में जाता हुआ नजर आता है। मनीषा जी, मनीषा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई जी। हाँ जी। तो शायद मेरे भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं, ये शायद अखबार नहीं पढ़ते। सबसे ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुए, एक के बाद एक सरकारी भर्ती के जो पेपर होते हैं का काम भी किया, क्योंकि उनके पेपर लीक करवा देते हैं ये। अभी इन्होंने पुलिस कर्मियों की भर्ती की थी जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि अच्छा एचपीएससी में अभी एक अफसर पकड़े गए हैं रिश्वत के साथ। वो भी कांग्रेस के थे। 8 साल से डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं और कुछ गलत हो जाता है तो वो कांग्रेस के थे।
8 साल से आपने उनको क्यों रखा हुआ था? जब वो पकड़े गए तब आप कह रहे हैं वो कांग्रेस के थे। हर चीज में इनको केवल दोषारोपण करना आता है। ये कह रहे हैं कि 75% अग्निवीरों को हरियाणा सरकार नौकरी देगी। ये कोई नोटिफिकेशन नहीं लेके आए हैं। हाँ। जिस प्रकार इन्होंने 15 लाख हमारे खातों में भिजवा दिए ना, उसी प्रकार उन 75% को नौकरियां भी दे देंगे। ये केवल सब्ज बाग दिखाने में माहिर है। और इन्होंने कहा कि एक के बाद एक हमारे लीडर छोड़ के जा रहे हैं। आपके भी बहुत सारे लीडर छोड़ के जा चुके, तो ये इन मुद्दों को आप भटकाइए। सरकार बन रही है, आपका तो अपोजिशन लीडर भी नहीं। कितने ऐसे राज्य हैं जहां आपका एक एमएलए भी नहीं है? कितने ऐसे राज्य हैं? इन्होंने कहा था अब की बार 75 पार, एक बड़ा नारा दिया था। 75 पार तो क्या, इनको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाई। नहीं तो मनीषा जी, सरकार बनना इस बात का सबूत नहीं होता है कि यहां पर महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई या भ्रष्टाचार कम हो गया। सरकार बनने का महत्व है कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं। मुख्य सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल मनीषा जी ये है कि अगर महंगाई बेरोजगारी को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जनता आपसे कन्वे कर रही है? क्या जनता आपसे जुड़ती हुई नजर आ रही है? यह महत्वपूर्ण सवाल है मनीषा जी। बिल्कुल, और इसी से डरकर अब ये बौखला गए हैं। हमें जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, इतने एनजीओज हमारे साथ आ रहे हैं, किसान संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप देखिएगा अभी 7 सितंबर ज्यादा दूर नहीं। और इन्होंने ये जो कहा, ये बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। कुछ दिनों पहले इनकी अपनी सरकार के पंचायती राज मिनिस्टर ने कहा कि हमारी सरकार कुछ भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। इनके अपने पंचायती राज मिनिस्टर ने। और उससे 1 महीना पहले, 2 महीने पहले अरविंद शर्मा जी, जो कि रोहतक के सांसद हैं, उन्होंने किस तरह के 200-250 करोड़ के आरोप लगाए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। तो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इनके अपने मंत्री, इनके अपने सांसद कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं। और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो मंत्री और वो सांसद झूठ बोल रहे हैं। चलिए भूपेंद्र जी, इसका जवाब दीजिएगा। ओंकार जी, आपके पास आ रहा हूं। संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, अगर बात की जाए महंगाई बेरोजगारी को लेकर हरियाणा या हरियाणा के आसपास जितने भी राज्य हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी सक्रिय भूमिका निभा रही है और हरियाणा के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बात को लेकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा से बड़ा योगदान मिलता हुआ नजर आएगा। क्या इनेलो पार्टी के नाते, इनेलो के प्रवक्ता होने के नाते आप भी कांग्रेस पार्टी का साथ देते हुए नजर आएंगे? शाहनवाज जी, देखो नीतियां अलग अलग होती हैं हर एक पार्टी की। सबसे पहले तो मैं अपने भाई भूपेंद्र सिंह जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा। इन्होंने एक बात कही, मेरा दिल बाग बाग हो गया। इन्होंने बोला अगले 1 साल में 60 से 70 हजार नौकरियां देंगे। बहुत खुश हूं मैं इस बात से। आज 29 अगस्त है, अगली 29 अगस्त को भूपेंद्र जी याद रखना, मैं पूछूंगा 60-70 हजार नौकरियां आप कह रहे हैं। और जब भी कोई बात होती है आप कांग्रेस के शासनकाल पे चले जाते हो। अगर कांग्रेस अच्छी होती आपको जनता क्यों चुनती? आपकी तो शक्ल भी ना देखती जनता अगर कांग्रेस अपनी कमियां दूर कर लेती। और मैं बताना चाहता हूं ये बेरोजगारी फैल क्यों रही है? ये कह रहे कांग्रेस के शासनकाल में हुई कुछ भर्तियां रद्द होगी, उससे बेरोजगारी बढ़गी। बिल्कुल झूठ। आप ये बताइए आपने कितने पेपर लिए और कितने पेपर आपके लीक हुए? क्या लीक कांग्रेस कर रही है? अरे भाई सरकार में आप हो, लीक कांग्रेस कर रही है। 1 करोड़ पे आपके वहां से यूपीएससी एचपीएससी का कार्यालय तो पकड़ा जाता है। आप कह रहे हो पर्ची खर्ची बंद, अटैची का करो प्रबंध। 1 करोड़ रुपए कार्यालय से बरामद होती है और ये खर्ची पर्ची बंद करने की बात करते हैं। बात तो असलियत यह है कि एचपीएससी और एचएसएससी ये दोनों यहाँ तो नौकरियां निकाल ही नहीं रहे। निकाल रहे हैं, पेपर लेते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक नहीं होता तो रिजल्ट आने के बाद ये नौकरियां पद वापस ले लेते हैं। ये है सच्चाई। मैं कहता हूं एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। आपके श्रीमुख से मैं प्रवक्ता साहब ये सुनना चाहता हूं, पिछले 8 साल में आपकी सरकार ने हरियाणा में कितनी नौकरियां दी? भूपेंद्र जी जवाब दीजिए, बता दीजिए। भूपेंद्र जी श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। और जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो सिर्फ जुमले और झूठे वादों की सरकार है। आप याद कर लीजिए कितने वादे किए इन्होंने। 100 स्मार्ट सिटी देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे,
बुलेट ट्रेन तो क्या देनी, पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी। चलिए भूपेन्द्र जी जवाब दीजिए। ओंकार जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे दरअसल वही धरातल पर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और उन वादों की वजह से जो है लोगों के अंदर महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है वो पैदा हो रही है। ओंकार जी संचय में, हाँ संचय में, मेरी एक बात पूरी, हाँ ओंकार जी संचय में, जो पैसेंजर ट्रेन की टिकट है वो पैसेंजर ट्रेन की टिकट नहीं है, टिकट ही खत्म कर दी इन्होंने। और मैं 1 मिनट लेके बात खत्म करूंगा। इन्होंने शुरू में नोटबंदी करी, इन्होंने कहा इसके फायदे आएंगे, बताएं क्या फायदे आए। और नोट, चलिए भूपेन्द्र जी को जवाब दे लेंगे, काफी ज्यादा जो है वो आपने सवाल खड़े कर दिए। हाँ ओंकार जी, चलिए हाँ भूपेन्द्र जी, 75 बार इन्होंने तब्दीलियां करी। हाँ भूपेन्द्र जी जवाब समझ पाया इनकी बातें। चलिए भूपेन्द्र जी जवाब। पहले तो ये फिर रिटर्न होने लगी आवाज। भूपेन्द्र जी की आवाज जो है वो दरअसल दुरुस्त करवाई जाए, क्योंकि इको जो है वो भूपेन्द्र जी की आवाज में होता हुआ नजर आ रहा है। चेक करें भूपेन्द्र जी। नहीं है आवाज, क्या देखिए अब ठीक है। देखिए मेरे दोनों प्रवक्ताओं ने हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बहुत ही बुद्धिजीवी हैं कि कभी भी जिसका घर शीशे का होता है उसको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरों के घरों पर। मुझे मालूम है आप क्या कहो। सुनो, सुनिए, मुझे मालूम है। हिम्मत भी करो। जिन लोगों ने किस तरह से भर्ती की थी, जेबीटी की ट्रेनिंग बाद में हुई, भर्ती पहले कर दी, उन लोगों का क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ चले ओंकार जी, हाँ चल बिल्कुल ओंकार जी, गठबंधन पार्टी को होना बस पूछ लीजिए। हाँ चलिए ओंकार जी, गठबंधन पार्टी जेजेपी है, उसमें भी यही आरोप है। मेरी बहन मनीषा जी बैठी हैं, इनके जो नेता हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं कि हम उनके सारे हरियाणा में राज लेके आए, 6 केसों में जमानत पर है भ्रष्टाचार के, और ये दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। इसलिए कभी भी आदमी को सोच समझ के अपने गिरबान में झांक के दूसरों पे आरोप लगाने चाहिए। धमकियां आपके लिए सारी कल्याणकारी सुनने की कोशिश कर लो। जब मैं आप बोलते हो तो मैं बड़े धैर्य से एक करके हाँ ओंकार जी देखिए हमारी जो सरकार है कितनी कल्याणकारी योजनाएं लेके आई है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। पहले राशन कार्ड बंद कर दिया आपने। कांग्रेस के राज में दलाल होते थे जो 10-10, 12-12 हजार रुपए लेके काम करते थे। हमने पीपी कार्ड बनवाए हैं जिससे घर बैठे जो एलिजिबल होगा उसकी पेंशन बनेगी और उसका कार्ड बनेगा। हमने खर्ची पर्ची बंद की, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। आधे से ज्यादा जो एम्प्लॉय हैं वो एमएलओ के चक्कर काटते रहते थे और पोस्टिंग के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। हमारी सरकार सारे काम मेरिट पे करेगी और ये अभी धरातल पर आने शुरू हो गए। 2-4 महीने में सारा सिस्टम धरातल पर आ जाएगा और जब सारा सिस्टम धरातल पर आ जाएगा तो इनको मुंह छुपाने नहीं। भूपेन्द्र जी एक महत्वपूर्ण बात ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। ओंकार जी मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी लगातार इसी बात का तो आपको आरोप लगा रही है कि बीते साल 8 साल से डबल इंजन की आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक धरातल पर नहीं आ पाया है। देखिए आप तो बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। डेमोक्रेसी में लाइसेंस देने का किसको अख्तियार है? जनता को। ये 2 मेरे साथी प्रवक्ता है, ना इनकी पार्टी से मैं लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी ने नोटबंदी की, कई बातें की। अभी 3 महीने पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए। 4 राज्यों में तो हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ गए। और जो मनीषा मेरी बहन है, इनकी बड़ी बहन प्रियंका को वहां जनरल सेक्रेटरी बना के इंचार्ज बनाया था। 395 कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हो गई। अभी 1-1.5 महीना पहले चुनाव नगर परिषद नगर पालिका के हुए। मैं रोहतक सोनीपत की बात कर रहा हूं। दोनों 7 जगह चुनाव थे, कांग्रेस कहीं तीसरे नंबर पर भी नहीं आई। तो लोगों ने लाइसेंस देना है, लोगों ने हमारी तो भूपेन्द्र जी साफ तौर पर यह है कि अगर 200 को भी पेट्रोल हो जाएगा तब भी चिंता की कोई बात नहीं। नहीं, यही बात है, बिल्कुल 200 का नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए कोरोना के बाद सारा जो सिस्टम है वो धरातल पर आने लग गया है, इंप्रूव हो रहा है, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है और सरकार भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। सारी पॉलिसी भी अच्छे से बना रही है। नहीं होगा पेट्रोल, घटेगा। जब पेट्रोल घटता है तो कोई नहीं
इस पे डिबेट करता, जब बढ़ जाता है तो डिबेट करते हैं। पीछे हमारी सरकार ने 8-9 रुपए 10 रुपए तक पेट्रोल के दाम घटाए भी थे। अभी भी और दाम भी हम घटाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। चलिए मनीषा जी, चलिए भूपेन जी आपके पास लौटूंगा। मनीषा जी, साफ तौर पर भूपेन जी आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है वो धरातल पर काम करती हुई नजर आएगी और उसको लिहाज से आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, पंचायती चुनाव करवा लो, लोकसभा के करवा लो, विधानसभा करवा लो, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अच्छा, तो ये पंचायत के चुनाव करवा क्यों नहीं रहे? इनकी पार्टी में मंथन चल रहा है कि चिन्ह पे चुनाव होने, पार्टी सिंबल पे चुनाव होने चाहिए कि नहीं। जब निकाय के चुनाव करवाने थे तब तो ये मंथन नहीं तब तो इन्होंने मंथन नहीं किया। अब इनको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इनका जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए ये बार बार ये पंचायती राज के चुनाव आगे, उसकी डेट आगे खिसकाए जा रहे हैं। ये डरते हैं पंचायती राज चुनाव से और इसलिए ये सिंबल पर भी नहीं लड़ना चाहते। शायद आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में गए नहीं, इतने ऐसे गांव हैं जहां लोगों ने बाहर बोर्ड लगा दिए थे गांव के बाहर कि भाजपा के नेताओं की एंट्री अंदर वर्जित है। तो भारी रोष है इनके प्रति, इनकी नीतियों के प्रति। नहीं, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा ना कि किसके प्रति रोष है और किसके प्रति मोहब्बत है। लेकिन कांग्रेस, अच्छा, अब आप निकाय चुनाव की बात कर लीजिए। लेकिन कांग्रेस कर लीजिए, आप निकाय चुनाव की बात कर लीजिए। मैं दादरी क्षेत्र से आती हूँ, दादरी जिले से आती हूँ। वहां पे इन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दी जिसने 10 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। और कितने ऐसे शहर हैं जहां 5 दिन पहले किसी ने पार्टी ज्वाइन की, इन्होंने अपने सारे पार्टी वर्कर्स को दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट दिया जो पहले किसी और पार्टी में थे, क्योंकि इनको अपने पार्टी वर्कर्स पर भरोसा नहीं था। तो ये किसी और की जीत का श्रेय ले रहे हैं ये लोग। और कितनी सीटें आई हैं इनके पास और कितना वोट परसेंटेज इनका बढ़ा है, ये सबको पता है। लेकिन इससे मनीषा जी एक महत्वपूर्ण बात में आपसे मनीषा जी, हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य क्यों है जहां 7 साल हो गए हैं यहाँ पे पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, क्यों? अब सितंबर के माह में होने जा रहे हैं ना, उसको लेकर भी होने जा रहे हैं। अभी तक डेट नहीं आई। पहले इन्होंने कहा था ये डेट दे देंगे अगस्त एंड तक, अभी तक तो वो डेट आई नहीं। बार बार ये कोर्ट के। लेकिन मनीषा जी, आपको भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि पंचायती चुनाव होते हैं तो वहां पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए आप लोग नजर आएंगे? बिल्कुल। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो जनता को लेकर जिस तरह से आप जा रहे हैं उससे जुड़ती हुई जनता नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है और आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चलिए ओंकार जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लूंगा, उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं भूपेन जी आपके पास भी आऊंगा। ओंकार जी, अगर बात की जाए महंगाई को लेकर, एक बुनियादी सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि राज्य सरकारें जो पेट्रोल डीजल है उसको जीएसटी में क्यों नहीं लाती? कांग्रेस पार्टी हो, पंजाब की गवर्नमेंट हो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हो, तमाम सरकारें जिन राज्यों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाती हैं, लेकिन अगर पेट्रोल से राहत चाहिए तो उस खाके में लेकर आइए। शाहनवाज जी, सबसे पहले मैंने यही बोला था, आपको याद होगा मैंने बोला था पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनकी मंशा जनता को राहत देने की तो है ही नहीं। अगर देना चाहते हो तो एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस वाले राजस्थान में जीएसटी के दायरे में ले और वो पंजाब में ले आए। देखिए बीजेपी की मजबूरी बन जाएगी जीएसटी के दायरे में लाने की। और मेरे भाई अभी कह रहे थे जन कल्याणकारी योजना शुरू कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजना शुरू कर दी चौधरी देवीलाल जी ने, जिन्होंने उस वक्त 100 रुपए पेंशन लगाई थी 1987 में। उस वक्त के 100 रुपए आज के 10,000 रुपए से ज्यादा है। और ये लोग बेईमानी से, इन्होंने गलत नीतियों से इन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाया। परिवार पहचान पत्र में जनता को पता नहीं था क्या करने जा रहे हैं। जनता को यह भी नहीं पता था आमदन कितनी लगवानी है। सीएससी और सीएफसी सेंटरों में उनकी आमदन भर दी। चलिए ओंकार जी, संचय में संचय में 1,80,000 से ऊपर टपकी। इन्होंने उनकी पेंशन खा ली, लाखों लोगों की पेंशन खा ली इन्होंने। और मैं बताना चाहता हूँ इनेलो सरकार आने पे पेंशन जो इन्होंने रोकी है वो सूद समेत वापस की जाएगी। चलिए भूपेन जी जवाब दीजिए, जो पेंशन रोकी है इनेलो की गवर्नमेंट आती है तो सूद समेत जो है वापस की जाएगी। भूपेन जी जवाब दीजिए। पंचायत चुनाव नहीं करा रहे हैं। पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि 3 कृषि बिल अभी सामने है।
चलिए ओंकार जी, भूपेंद्र जी को जवाब दे लेंगे। हाँ, किसान भूले नहीं है। चलिए ओंकार जी, भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। की बात करते हैं। हाँ। देखिए, ना तो नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हाँ, जिस आदमी की हरियाणा प्रदेश में जिस पार्टी की 1% वोट है, अगर वो ये सपने पाले कि उनकी भी सरकार आ सकती है, कभी आपकी भी 2 सीट होती थी, कभी आपकी भी 1 सीट आती थी, याद कर लो उस समय को। देखिए, और ये 9 मन का तेल का जो मुहावरा था, चलिए ओंकार जी, समय में 9 मन होता नहीं। ओंकार जी, भूपेंद्र जी को जवाब दे दीजिए। 9 मन क्या 9000 मन। चलिए भूपेंद्र जी, संचय में जरा रखिएगा। देखिए, जिस आदमी की सरकार होती है उसको सबका देखना होता है। ओंकार जी को तो किसी एक वर्ग की देखने की बात है, हमको किसानों को भी देखना है, मजदूरों को भी देखना है। देख लिया आपने किसानों को, नौजवानों 13 महीने सड़कों पर बिठाया आपने किसानों को, सारे देख लिया बहुत अच्छे से। 35-40 करोड़, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, हमको सबकी चिंता है, सबकी सिक्योरिटी की चिंता है, सबको भरण पोषण। चलिए मनीषा जी, संचय में जवाब रखिएगा। हाँ, चलिए मनीषा जी, अगर संचय में। हाँ जी, आज हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, अडानी और अंबानी की संपत्ति में 10 गुना इजाफा हो गया है। और इसके बारे में कितना हुआ, इसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा होने लगी है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी। और आज हमारे देश के 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। 80% लोग जो पहले मध्यम वर्ग में आते थे, अब इन्होंने उनको भी धकेल दिया है गरीबी रेखा। चलिए आप, हाँ चलिए, वक्त का जो है वो अभाव है, आप तमाम लोगों का इनके पास जवाब होते हैं नहीं। 5,000 फ्रीडम फाइटर के पैसे भी खा गए। चलिए हाँ, चलिए मनीषा सांगवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और ओंकार साहब प्रवक्ता इनेलो, और भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े कांग्रेस। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। और लेकिन बड़ा सवाल ये कि महंगाई को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे की बैठक कर रही है, लोगों को जोड़ती हुई नजर आ रही है, क्या इससे कांग्रेस पार्टी का जनाधार जमीनी स्तर पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा, या फिर जिस तरह से हर एक के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ रहा है, वो स्थिति लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।